आगे और चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सब स्पीसीज जैसे कि पहला होता है आपका आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की बात करें, आइसोटॉप्स क्या होता है कि ऐसे एटम्स जिनका क्या होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक जो नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्या लिखेंगे इसको कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास जो होता है वो अलग होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर वो क्या होता है अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं वैसे इस चीज के बारे में। जैसे कि बात करें कार्बन का दो आइसोटोप होता है, एक होता है C12 और एक होता है C14। तो इसमें देख सकते हैं अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं पूरी तरीके से तो उसका 6, ये भी 6, तो एटॉमिक नंबर तो है वो तो सेम ही है, लेकिन मास नंबर जो है वो अलग है। इसमें मास नंबर 12 है जबकि इसमें मास नंबर 14 है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर बात करें अपने तो होते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप्स होता है, एक होता है H1, दूसरा होता है H12 और तीसरा क्या होता है H13, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत वाली बात? ये होता है, तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। वैसे 2 आइसोटोप्स होते हैं आपके कार्बन के, और भी सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं उन सबका उनका कोई ना कोई आइसोटोप्स वगैरह होता है। और अगर बात करें जो ये एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास का डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास में चेंज क्यों आ रहा है? क्यों एटॉमिक मास अलग हो गया? तो इसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस के कारण क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर डाइफर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर के न्यूट्रॉन्स पाए जाने के कारण क्या होता है कि इनका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसकी बात करें कार्बन, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ जो इस कार्बन में बात करें, यहाँ पे अगर आप निकालो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, जैसे कि C12 की बात करें तो C12 में क्या होता है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालोगे तो क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6, तो एटॉमिक नंबर क्या बोलते सॉरी 12 माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं 6 है। जबकि C14 की बात करें जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 8। तो देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 6 आया, जबकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आया। तो इसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण क्या होता है मेरा जो एटॉमिक मास नंबर जो था वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये तो था मेरा क्या आइसोटोप्स था। वैसा ही होता है आइसोटोन्स, आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but same mass number, मास नंबर बोलो या फिर एटॉमिक मास नंबर बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जिसका ऐसे एटम्स, ठीक है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक
जो नंबर होता है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, जैसे कि C6 14 एंड N7 14। इनमें अगर बात करें, ये कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन का एटम है और ये नाइट्रोजन का एटम है, यानी ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी आप देख सकते हो कि अलग अलग है, लेकिन इनका ये C14 वाला मैं दे रहा हूं, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर जो वो सेम है। तो इस तरह के स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तीसरा एक होता है आइसोटोन्स किसे कहते हैं कि ऐसे स्पीशीज, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम हो जाए, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutron। ऐसे एटम्स दो अलग अलग एलिमेंट्स के या तीन अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिसमें क्या हो, जिनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो वो क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं अपने कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपने आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे C आपका 14 हो जाए, C 14 हो जाए एंड O8 16 हो जाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें, अगर यहां देखा जाए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें देखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स है। जबकि इसमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किया जाए तो इसमें कितने हैं, 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। तो देख सकते हैं दोनों के अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। दूसरा एक होता है, ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या होता है भाई, तो ऐसे स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए N-3 O-2 F-, फिर नियॉन, फिर Na+, Mg+2 Al+3। इन सब में अगर बात करें, चलिए हम देखते हैं इसका, इन सब का अगर आपको पता होगा इन सब एटॉमिक नंबर और मास नंबर वगैरह, ठीक है, तो उसके ऊपर जब देखा जाए, यहाँ पे बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, इसका अच्छा एटॉमिक नंबर 7 होता है, और यहाँ मास नंबर जिसका होता है ये होता है आपका 14। फिर इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 16। इसका होता है 9 और ये 19 होता है। फिर यहाँ पे बात करें, ये 10 20, यहाँ सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये 23, इसका 12 24, एल्यूमिनियम का 13 और इसका मास नंबर जो होता है 27, ठीक है। अगर इनमें अगर बात किया जाए, इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था ना कि अगर एनायंस है तो एनायंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर प्लस जो चार्ज इसके ऊपर होता है वो। तो ये सब क्या आपके एनायंस है, तो इसको देखते हैं, 7 + 3 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 8 + 2 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 9 + 1 चार्ज है 1, फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रल स्पेसिस के अंदर क्या होता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें देखा जाए तो Z के इक्वल हो जाएगा 10। इसमें देखा जाए, अब ये सब क्या है, ये कैटायंस है,
और कटायन केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस जो चार्ज होता है वो। तो इसमें देखिए तो 11 और इसके चार्ज कितना है +1 चार्ज यानी -1 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इसमें वैसे ही 12 - 2 तो 10 और इसमें 13 - 3 = 10। तो आप देख सकते हैं सब में क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये सब के सब क्या कहलाएंगे हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस कहलाएंगे। ये सब के सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस है, ठीक है। और एग्जांपल एक देखते हैं जैसे कि N2 C2 - 2 फिर आपका NO+, फिर और देखते हैं NO+, फिर CO, ठीक है। इन सब की बात करते हैं। इन सब में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखिए एक नाइट्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, सॉरी एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नाइट्रोजन में आपके कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है ना, तो एक में 7, 2 में कितने हो जाएंगे 14, इसमें 14। इसकी बात करते हैं कार्बन 2 - 2। अच्छा एक बात बताइए कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के एक एटम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है क्या 6 होता है, तो कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे तो 2 एटम्स है C2 है ना, तो 2 एटम्स है तो 6 + 6 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और साथ में देखिए -2 चार्ज है, तो एक चार्ज का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो -2 है तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो कितने हो गए आपके 12 + 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, एक एटम में होते हैं 7, और एक ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है ना। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब एक माइनस कर देते हैं -1, तो इसका करेंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी अपनी 7 + 8 - 1 = 14। वैसे इसकी बात करते हैं कार्बन के एक एटम में होता है 6 और ऑक्सीजन के एक एटम में होता है 8, यहाँ भी लिख सकते हैं 14। तो ओवरऑल मिला के देख सकते हो कि इनमें भी क्या हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में 14 हो गए, 14 हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा ये सब के सब क्या कहलाएंगे मेरे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास का, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है किसी एक एटम का मास, ठीक है। एक एटम का मास जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास इज व्हाट इट इज मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एक एटम का मास होता है वही मेरा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ANU। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका एडिशन कर दो और साथ में ANU लिखे तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं मैं तो AAMU हो जाता है, AMU, where A इज क्या होता है आपका एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके AMU के इक्वल, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका कुछ देखते हैं। A क्या है ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। देखते एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये रहा मैं कुछ एटम्स ले रहा हूं और उसका मैं एटॉमिक मास नंबर लिख रहा हूं A, और उसका मैं आपसे पूछता हूं एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास बताइए क्या होगा। जैसे मैं पहले ले रहा हूं हाइड्रोजन 1 ठीक है, हाइड्रोजन 1 ये रहा। इसमें अगर देखा जाए इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है
एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ऊपर में जो होता है उसी को एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, तो 1। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वही इसका एटॉमिक मास भी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 AMU। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये रहता है इसका यूनिट वो हो जाएगा AMU। वैसे मान लीजिए कि मेरा है हीलियम एटम He, इसका एटम ये होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या है, इसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक मास नंबर 4 है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 AMU के इक्वल, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन एटम में मान लीजिए 8 16, तो उसका कितना एटॉमिक जो एटॉमिक मास नंबर कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 16, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 AMU, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, आप किसी का भी देख सकते हैं इसी तरीके से। तो एटॉमिक मास नंबर 14, इसका एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 AMU। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। चलिए यहां तक की बात मुझे समझ में आ चुकी है। आगे बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके पास एक सैंपल दे रखा है, ठीक है ना, एक आपके पास एक एटॉमिक सैंपल है, एटॉमिक सैंपल है, एटॉमिक सैंपल की बात करते हैं। एटॉमिक सैंपल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सैंपल दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, ऐसा कुछ बॉक्स दे दिया है, कुछ भी ऐसा बोल रहा है आपके पास इतने एटम्स हैं, मतलब इस सैंपल के अंदर क्या है, जो भी पड़ा हो एटम्स के फॉर्म में पड़ा हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम का एटम, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ना हो, किसी कंपाउंड के फॉर्म में ना हो, बल्कि एटम्स हो, सिंपली एटम्स हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक सैंपल। मतलब सैंपल कंसिस्ट ऑफ ओनली एटम्स, एटम से बना हुआ जो सैंपल होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका एटॉमिक सैंपल बोल रहे हैं। तो किसी एटॉमिक सैंपल का मान लीजिए वेट जो है मुझे दे रखा है, क्या W वेट दे रखा है, मान लीजिए मुझे वेट दे रखा है, और मुझे बोल क्या रहा है कि भाई इसमें ये पता करो कि इसमें टोटल कितने आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे, मुझे ये निकालना है। तो ये कुछ वैसे ही बात हो गई कि जैसे अगर मुझे ये पता है, अगर मुझे ये पता हो कि मुझे अगर एक केले का वजन दिया हुआ है, अगर मुझे पता हो कि एक केले का वजन मेरे पास है, और क्या मुझे निकाल, और मुझे बोल दिया गया है कि मेरे पास, मान लो कि मेरे पास जो बनानास है, मुझे एक बनानास का जो वेट है मुझे पता है कि 100 ग्राम होता है, और मुझे बोल दिया जाए कि आपके पास 1000 ग्राम बनानास है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते कि 1000 ग्राम बनाना में कितना केला होगा, कितने बनानास होंगे, नंबर ऑफ बनानास नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ वन बनाना, ठीक है। तो इन द सेम वे क्या है कि आपके पास एक सैंपल दे रखा है, एटॉमिक सैंपल, ठीक है, जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स हैं, और उसमें ये बोल रहा है कि आपका उसका वजन दे रखा है, और बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है उस केस में, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एटॉमिक सैंपल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन एटॉमिक सैंपल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट ऑफ एटॉमिक सैंपल, एटॉमिक सैंपल का वेट, ये वेट इंपॉर्टेंट है कि AMU में हो, AMU में डिवाइड बाय वेट ऑफ वन एटम, एक एटम का वेट से हम क्या करेंगे, इस सैंपल के वेट को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका होता है क्या, फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन एन एटॉमिक सैंपल अगर दिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा, मान लो कि एक सैंपल है 1A 4A 8 ग्राम सैंपल ऑफ हीलियम एटम contains number of helium atom, बोल रहा है कि आपके पास एक 8 ग्राम हीलियम एटम का सैंपल है, हीलियम एटम का एक 8 ग्राम का सैंपल है, सैंपल का वेट 8 ग्राम है, तो ये बताना है कि उसमें कितने हीलियम एटम्स होंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स सैंपल में, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल इन AMU, वेट ऑफ सैंपल
सैंपल AMU में डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ वन हीलियम एटम, वेट ऑफ वन हीलियम एटम। तो वेट ऑफ सैंपल कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 8 ग्राम, लेकिन मुझे ग्राम में नहीं लेना, मुझे AMU में लेना है। जो सैंपल का वेट है मुझे ग्राम में नहीं, मुझे AMU में लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, मुझे क्या पता है भाई कि मुझे एक बात पता है कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई Na ग्राम होता है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 1 AMU इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम होता है। तो एक काम करता हूं, तो Na ग्राम, तो Na AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस Na को इधर ले आते हैं, तो Na AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम का वजन जो है वो Na AMU के इक्वल होगा, ठीक है ना। हेलो, तो 8 ग्राम इक्वल टू, अगर 1 ग्राम इक्वल टू Na AMU, तो 8 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 Na AMU। यहां पे लिख देता हूं 8 Na AMU। और वेट ऑफ हीलियम एटम, एक हीलियम एटम का वेट जो होता है वो 4 AMU होता है, ठीक है। तो AMU से AMU कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2, तो आपका 2 Na एटम्स हो गए। तो कितने एटम्स हो गए, 2 Na एटम्स। या फिर Na की वैल्यू हमने देखा था ना, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 into 10 to the power 23। तो यहां से आप देख सकते हो 12.044 into 10 to the power 23 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो वो जो है निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, एक होता है एटॉमिसिटी, एक चीज होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है भाई, कि एक मॉलिक्यूल में टोटल मिलाकर कितने एटम्स हैं उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं, मॉलिक्यूलरिटी, सॉरी एटॉमिसिटी, और यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसका, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं हीलियम, इसमें कितने आपको दिख रहे हैं एटम्स, सिर्फ एक, तो एक होगा एटॉमिसिटी इसका। वैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें देखिए कितने एटम्स हैं, इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम दिख रहा है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। वैसे अगर बात करें H2O की, H2O, तो इसमें एटॉमिसिटी क्या है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एटम के, 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, तो टोटल मिला कितना हो गया 3 हो गए, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। वैसे ही बात करते हैं H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर है और 4 फर्स्ट ऑक्सीजन है, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 7। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम एटॉमिसिटी निकालते हैं कि जितने भी एटम्स पड़े हैं उनके एडिशन कर दो उनके नंबर्स को, तो वही इसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस 4 और 4 ऑक्सीजन 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। तो इस तरह से हम एटॉमिसिटी निकालते हैं। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इट इज मास ऑफ, molecular mass is mass of one molecule, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको कि molecular mass is sum of atomic masses of all the elements,
प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका सबका अगर एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए तो वही मेरे मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात करूं, हम वाटर की बात करते हैं, H2। H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन अगर कर देंगे तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो देखिए H2O का मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा इस केस में, मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 2 AMU हो जाएगा, 2 AMU। और क्या है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे एक ही एटम है तो 16 AMU। तो टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो 16 + 2 18 यानी 18 AMU हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी एटॉमिक मास वगैरह निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम लोग फटाफट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ NH3। आप लोग भी प्लीज साथ साथ में करते जाएं एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकाला जाता है। अगर हो सके तो वीडियो को पॉज कर ले, अगर ये यहाँ तक समझ में आ चुका है तो वीडियो को एक बार पॉज करें और जो भी मैं एग्जांपल देख रहा हूँ उसको प्लीज खुद से करें। उसके बाद फिर से प्ले करके आप खुद से चेक करें कि राइट है कि रॉन्ग है। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एग्जांपल दे NH3 है, फिर आपका CO2 है, H2SO4 है। देखते हैं और भी एग्जांपल कुछ। फिर आपका मान लीजिए सपोज कीजिए मैं दे रहा हूँ O3 हो गया, फिर NO2 हो गया, फिर आपका H3PO4 हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उन सबका आप खुद से निकाल के ट्राई करें। और भी एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि SO2 हो गया, SO3 हो गया, इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम खुद से ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कि देखिए NH3 अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है एक नाइट्रोजन के एटम का, वो होता है 14 ग्राम। तो नाइट्रोजन क्या 14 AMU हो गया, सॉरी 14 AMU। और 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, तो 3 का कितना हो जाएगा, एक का अगर 1 AMU होता है तो 3 का हो जाएगा 3 AMU यानी 3 AMU। तो टोटल कितना हो गया 14 + 3 17 AMU। वैसे देखते हैं CO2 का, CO2 में बोला जाए इसमें देखिए एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, 12 AMU। तो आपके एक कार्बन का मास 12 AMU और साथ में है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है या एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है आपका 16 AMU। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है तो एक का अगर 16 हो रहा है तो दो का कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी 32 AMU। तो आपका जो 32 AMU, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 44 AMU। तो बाकी चीजें भी आप ऐसे खुद से ट्राई कीजिएगा, निकाल के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 98 AMU आएगा। यहाँ खुद से ट्राई करें आप, ठीक है। हाइड्रोजन का जो होता है मास आपको पता ही है 1 AMU, सल्फर का होता है 32, एक सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है, 32 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16। जब खुद से आप ट्राई करें आपका आंसर निकलेगा। O3 की बात करें, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा ऐसा लिख के इस तरीके से, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो कितना हो जाएगा 48 AMU। वैसे इसका NO2 की अगर बात करें तो NO2 कितना हो जाएगा 14, एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक नाइट्रोजन का होता है 14 और दो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, 32। तो टोटल में कितना हो गया आपका, हो जाएगा ये 46 AMU।
वैसे इसका H3PO4। अब ऐसे ही बाकी जितने एग्जांपल्स उसको प्लीज खुद से ट्राई करें, ठीक है, आपका निकलेगा और आपको अच्छी खुशी होगी। चलिए आगे चीजें बात करते हैं फिर। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास एक जब एटम्स के टर्म से बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह निकाला था, तो हम एटॉमिक सैंपल देख रहे थे। वैसे क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर सैंपल भी होता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर सैंपल? कहने का मतलब क्या है कि जो सैंपल के अंदर क्या है, मेरा मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल हो गया, या फिर CO2 मॉलिक्यूल हो गया, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि ये सैंपल है, इसके सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स भरे हैं, एटम्स वगैरह नहीं है, आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चीजें पड़ी है। तो उस केस में मुझे निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है उस सैंपल में। तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल। सेम पहले की तरह मास या वेट बोल दो, मास ऑफ सैंपल किसमें? AMU में, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा इस तरीके से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 AMU ऑफ H2O सैंपल। H2O का एक सैंपल है, वाटर का सैंपल है, उसका वेट कितना 72 AMU है। बोल रहा है क्या कि आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सैंपल। मास ऑफ सैंपल कितना है? सैंपल का मास कितना 72 AMU है, 72 AMU। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर का H2O का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? ठीक है, तो देखिए एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का होता है 2A, एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसलिए 2 AMU हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो 2 + 16 यानी 18। आपका टोटल क्या हो गया 18 AMU। तो AMU से AMU कैंसिल, इसको करेंगे तो आएगा 4 मॉलिक्यूल। यानी कितना मॉलिक्यूल है आपके पास? आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल जो है उस 72 ग्राम के पास पड़ा है, तो बोल रहा है उसमें निकालिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले देखो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें जो सैंपल का वेट चाहिए वो हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें AMU में चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राम को AMU में कन्वर्ट करते हैं। तो 72 ग्राम हमने भी देखा थोड़ी देर पहले कि 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, NaAMU होता है। 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम इक्वल टू NaAMU होता है। ठीक है ना, तो अपने पास 72 ग्राम है, देयरफॉर 72 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 NaAMU होगा। तो सेम चीज यहां रख देते हैं, 72 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 72 NaAMU। ठीक है, यानी AMU में कन्वर्ट हो गया सैंपल। अब इसको आराम से कर लो आप सॉल्व। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल इक्वल टू 72 NaAMU डिवाइड बाय, अच्छा एक वाटर सैंपल का एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 18 ग्राम, 18 AMU से AMU कैंसिल, 18 से ही गया 4 टाइम्स में, ये कितना हो गया 4 Na आपका मॉलिक्यूल हो गया, 4 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा एक बात
थोड़ी सी और एक चीज देखते हैं। जब 4Na समझ रहे हैं ना, 4Na का मतलब Na की वैल्यू कितनी थी, Na का वैल्यू पता था ना, Na क्या किस कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.022 into 10 to power 23। तो वो वैल्यू को ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसको ध्यान रखोगे तो बहुत बड़ी से नंबर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 4 into 6.022 into 10 to power 23, ये हो जाएगा कुछ आपका 24 into 088 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जैसे बोल रहा है कि आपके पास एक सैंपल दे रखा है 96 AMU ऑफ O3 सैंपल, 96 AMU ऑफ O3 सैंपल आपको दे रखा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा वो निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकाला जाए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? हेलो, अच्छा एक काम करते हैं, एक बात बताओ, क्या O3 का सैंपल को दिख रहा है? O3 दिख रहा है, O3 एक मॉलिक्यूल है, O3 के एक मॉलिक्यूल में, O3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? O3 के एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है। O3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं तो क्या मैं एटम्स निकाल सकता हूं? फिर से अपनी बात को मैं कहता हूं, मेरी बात सुनिएगा। O3 के एक एटम्स में कितने हैं? O3 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं 2 O3 का मॉलिक्यूल ले लूं तो, अगर मैं 2 O3 का मॉलिक्यूल ले लूं तो उसमें कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 2 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स हो जाएगा। वैसे अगर 3 मॉलिक्यूल ले लूं तो उसमें 9 हो जाएगा, 3 into 3। अगर मैं 4 ले लूं तो 4 into 3, 5 ले लूं तो 5 into 3। मतलब मैं जितने मॉलिक्यूल्स लेता जाऊं, अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स पता हो तो मैं आराम से एटम्स निकाल सकता हूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? इसका मतलब क्या, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूँ वैसे भी। और देखिए वैसे भी बात क्या है ना, देखिए ये जो चीज है ना, ये मॉलिक्यूलर सैंपल है, ये क्या है, O3 का एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सैंपल है, इसलिए आप सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। अगर एटम निकालना है हमें कभी भी तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सैंपल है। तो सबसे पहले काम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, कैसे निकालते हैं? आपका वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O3। देखते हैं 96 ग्राम आपको दे रखा है, 96 AMU, एक बात। दूसरी बात, O3 का कितना होगा वेट भाई? O3 के एक मॉलिक्यूल कितना वेट होगा? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट जो होता है वो होता है 16 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का वेट जो होता है वो 16 AMU होता है। अपने पास एक O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3, तो 3 into 2, 3 into, देखिए यहाँ पे O3 के एक एटम का वेट कितना होता है? 16 AMU। यहाँ पे 3 एटम है तो कितना हो जाएंगे? 48 AMU से AMU कैंसिल, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी आपका कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमें क्या पता है कि एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स? एक एटम में O3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6। Therefore 2 molecules of O3 is equivalent to 2 into 3 यानी 6 molecules, 6 atoms, 6 atoms। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एटम्स निकाल सकते हैं। अब जो है एक टर्म यूज करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इस चैप्टर का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? वो है मोल, MOL।
क्या होता है ये, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, अगर ढंग से ना पढ़ा जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है। क्या है भाई, जैसे दो चीजों का जो पेयर हो, दो चीजों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे जो शूज है, उस शूज का जो दो एंटिटीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। मान लीजिए कि ये दो पेन है, तो मैं क्या कहूंगा इसको कि पेयर ऑफ पेन कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जैसे कि 12 चीजों का जो ग्रुप होता है उसको हम डजन्स कहते हैं। हेलो, 12 कोई चीज है उनका ग्रुप जो उसको डजन्स कहते हैं। इन द सेम वे क्या होता है कि जो आपका मोल होता है, मोल इज ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to power 23 थिंग्स, ठीक है ना। जैसे 12 थिंग्स का जो ग्रुप होता है उसको हम एक डजन कहते हैं, दो चीज का जो आपका ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। वैसे ही 6.022 into 10 to power 23 थिंग्स का जो ग्रुप होता है उसको हम एक मोल कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात, आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि 1 मोल ऑफ पेन, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 मोल ऑफ पिंक का मतलब कि 6.022 into 10 to power 23 पेन्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ क्या बोल मैंगोज का मतलब क्या होगा, कितने मैंगो की बात कर रहे हैं हम, 6.022 into 10 to power 23 मैंगोज की बात कर रहे हैं, मैंगोज की बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ H एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं आपका 6.022 into 10 to power 23 हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है कि एक मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.022 into 10 to power 23 एटम्स होते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि मान लो मैं बोलूं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल दूं तो क्या हो जाएगा, तो एक मोल में तो इतने होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 into इतने, तो ये हो जाएंगे 2 into 6.022 into 10 to power 23 which is equal to कितना होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 12.044 into 10 to power 23 एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। कोई दिक्कत वाली बात, ओके फाइन। तो इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा एक बात और था, ये जो 6.022 into 10 to power 23 जिसको हम एक मोल भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसके लिए एक वैल्यू यूज करते हैं, वो होता है Na नाम के एक वेरिएबल में, इसको एवोगैड्रो का वेरिएबल होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे Na लिख दिया जाए तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो 6.022 into 10 to power 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वे Na क्या है आपका, एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो एक मोल है, ये 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 एंटिटी ही क्यों होता है। बात ये है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 क्यों होता है, ये 7.022 10 to power 23 क्यों नहीं होता है, या कुछ और क्यों नहीं होता, ये यही क्यों होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमें मोल का डेफिनेशन इसके लिए सीखना पड़ेगा। तो ये 1 मोल, ये मोल का डेफिनेशन आया कहां से, मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने एंटिटीज होते हैं, ये चीज आया कहां से हमें देखना पड़ेगा। तो ये आया था कहां से, ये आया कार्बन से कि क्या होता है कि कार्बन का C12 आइसोटोप जो होता है कार्बन का होता है, दो आइसोटोप होते हैं C12 और C14। तो कार्बन के 12 आइसोटोप की बात करें, इस कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम, इस 12 कार्बन के जो C12 आइसोटोप है इसके 12 ग्राम सब्सटेंस को लिया गया, इसके 12 ग्राम सैंपल लिया गया, इस एटम का 12 ग्राम सैंपल लिया गया
और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब काउंट किए गए थे ना तो वो मिले थे कितने 6.022 into 10⁻23। तो वहीं से आ गया मोल का डेफिनेशन। तो 1 मोल विल बी डिफाइंड एज क्या 1 मोल contains as many as entity or things, आपको जो बोला entity as number of atoms in 12 gram of C12 isotope। कार्बन के C12 आइसोटोप में का 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स आपके 1 मोल किसमें होते हैं 1 मोल इसके अंदर होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, किसी एंटिटी की वैल्यू वही होती है। और कितने आए थे वो जब कैलकुलेट किया गया था ना कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितने एंटिटी आए थे तो वो कितना आया था, उसकी वैल्यू जो थी आई थी वो आई थी 6.022 into 10⁻23 एटम्स थे। तो यहां से डेफिनेशन आया था 1 मोल का। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 1 मोल इज इक्वल टू कि एक मोल में कितने एंटिटी होते हैं तो एक मोल में उतने ही एंटिटी होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर होते हैं। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उतनी ही एंटिटी होती है मेरे एक मोल में, जो कि इक्वल होता है 6.022 into 10⁻23। तो यहां से मेरा क्या आया था डेफिनेशन आया था मोल का। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोल। ओके, इतनी बात मुझे समझ में आ चुकी है। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कैसे करते हैं n से। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ सैंपल डिवाइड बाय Na या 6.022 into 10⁻23 ऐसे निकाला जाता है नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं n इज इक्वल टू, मानते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज जो है n है तो नंबर ऑफ एंटिटीज n डिवाइड बाय 6.022 into 10⁻23 को क्या लिखा जा सकता है Na। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आपका क्या ये नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। आपके पास एक मॉलिक्यूलर सैंपल है ओजोन का, ओजोन सैंपल आपके मान लीजिए दे रखा है कि 12.044 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपके, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 सैंपल इज गिवन। पहले एक बात दिमाग के अंदर रखें, हमेशा दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान के अंदर रखें कि सैंपल किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है, एटम्स के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं O3 के सैंपल, O3 क्या होता है, एटम नहीं होता, O3 एक मॉलिक्यूल है, तो यही मॉलिक्यूलर सैंपल दे रखा है। ये आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर सैंपल इतना, जिसमें इतना मॉलिक्यूल से इसमें बोल रहा है कि A फाइंड करो मोल्स और B फाइंड करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ Na, Na के टर्म्स में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना मेरे पास, सॉरी मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, इतना है, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय n से डिवाइड करते हैं, तो 12.044 into 10⁻24 डिवाइड बाय n से डिवाइड करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 6.022, तो 6.022 into 10⁻23, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 और इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 10, ठीक है। तो क्या हो गया,
ये हो गया आपका 20 मोल्स। 20 मोल्स, ओके। क्या हो गया आपका 20 मोल्स। और क्या होता है, एक मोल को हम NH डिनोट कर सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na। 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na। कहीं पे लिखा है इस चीज को, कहीं पे मेंशन किया है क्या? हाँ, चलिए यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स बोल लो या फिर Na एंटिटी बोल लो, एंटिटी दोनों एक ही बात होगी। 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स या फिर इतने एंटिटी। तो मोल है, मोल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया 20 Na में, ठीक है। पहली बात तो एक मिनट रुकिए, पहले इतना समझिए कि 20 मोल्स हो गया, 20 मोल्स हो गया, इतनी बात में समझ में आ गई। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? देखो, एक मोल में कितने एटम, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में N एंटिटी होता है, एक मोल में N एंटिटी होता है, या फिर मैं बोलूं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में है सैंपल, तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अपने पास कितने मोल्स है? 20 है, तो 20 में कितने हो जाएंगे? 20 into Na, यानी 20 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाली हमने। अब हम लोग 3 तरह के मास के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एक होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा होता है ग्राम आयनिक मास। है कुछ नहीं, सबके सब बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनने वाली बात में डिफरेंस क्या होता है, बस वो ध्यान से अगर समझ लेंगे तो ये बहुत इजी है। होता क्या है, देखिए ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर सैंपल आपका एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक मोल एटम्स का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एक मोल एटम्स का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अच्छा, ये ग्राम एटॉमिक मास यूज कब किया जाता है? ठीक है ना, अगर सैंपल मेरा एटम्स के फॉर्म में हो तो हम क्या बोलते हैं उस टाइम पे? उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो इफ सैंपल इज प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म, मतलब मेरा एटॉमिक सैंपल दे रखा है, अगर मैं एटॉमिक सैंपल दे रखा है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसको सिंपल मोलर मास भी कह सकते हैं, इसको सिंपली हम मोलर मास भी कह सकते हैं। मोलर मास मतलब 1 मोल एटम का मास। इस केस में अगर एटॉमिक सैंपल दे रखा है तो 1 मोल एटम का मास हो जाएगा, वही मेरा 1 मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें अगर बात किया जाए जैसे कि इसका क्या होता है कि ग्राम एटॉमिक मास या फिर मैं बोल दूं कि 1 मोल मास ऑफ 1, या फिर मैं बोलूं मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू A ग्राम, वेयर A क्या है आपका? A क्या होता है आपका? ये होता है एटॉमिक मास नंबर, उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? यानी A ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो कितना, या फिर 1 मोल, मैं अगर बोल दूसरा लैंग्वेज में कि मास ऑफ 1 मोल एटम से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा A ग्राम के इक्वल।
जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ये और देखो एक मोल का मास होता है, मोलर मास भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। किसी एंटिटी का एक मोल का मास जो होता है उसको मोलर मास भी कह सकते हैं, और मोलर मास दूसरे लैंग्वेज में इसी को कह सकते हैं मोलर मास। वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 1 होता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 1 ग्राम। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ग्राम रखना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, अगर ऑक्सीजन है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है इसकी 8 होता है, और जो इसका एटॉमिक मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो अगर वो देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम, ठीक है। बात करते हैं वैसे आपका क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज मास, देखिए मॉलिक्यूलर मतलब सैंपल अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो क्या होता है, एक मोल जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो मास होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। कब ये निकाला जाता है कि व्हेन sample is present in molecular form। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़ा हुआ है तब हम उसका क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर मैं बोल दूं दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का मास ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके मॉलिक्यूलर मास जो निकलता है ना, वो साथ में ग्राम लगा दो, वो होता है आपके मॉलिक्यूलर मास जो आप लिखते हो, साथ में बस यहाँ पे ग्राम लगा देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है सर, ठीक है। इसकी बात करते हैं कि 1 ग्राम, मान लीजिए मैंने ले रखा है H2O एक सैंपल है मेरा, H2O ये मॉलिक्यूल है, इसका मेरे को बोल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास निकालिए, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो बताइए एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, 18 होता है, 18 AMU होता है, तो जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा साथ में बस ग्राम लगा देना है, तो 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं आपका CO2 की बात करते हैं तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल CO2 का जो होता है वो होता है 44 AMU का होता है, तो बस यहाँ पे AMU हटा के बस ग्राम लगा देना, तो 44 ग्राम, ठीक है। वैसे ही आपका क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एटॉमिक सैंपल था तो उसमें हम ग्राम एटॉमिक मास निकाल लें, यहाँ मॉलिक्यूलर सैंपल है तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। वैसे ही अगर मेरा मान लीजिए कि अगर आयनिक सैंपल है, Na+ दे रखा है या I- दे रखा है, ऐसा कोई आयंस दे रखा है, तो आयंस के टाइम में जो हम मास निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम आयनिक मास कहते हैं, तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, ठीक है ना। और ये कब निकाला जाता है, when ionic sample is given, ionic sample is taken, जब आयनिक सैंपल दिया हो तब क्या करते हैं, इस तरह का मास निकालते हैं, और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होता है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती। आयंस का जो एक आयन का मास होता है, अगर बोलूं कि ग्राम आयनिक मास बोल लें, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 आयन और साथ में लगा देना बस ग्राम,
ग्राम आयनिक मास। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे निकालना है, आपके पास एक दे रखा है NO+, ये एक आयन है आपके पास NO+ आयन, बोल रहा है इसका ग्राम आयनिक मास निकालो। तो क्या हो जाएगा इसका ग्राम आयनिक मास? ग्राम आयनिक मास, ये आयनिक फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। तो देखिए इसका क्या मास होगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो टोटल मिला कितना हो गया? ये आपका हो गया 30, टोटल मिला के 30 हो गया। तो NO- के एक NO+ के एक आयन का मास कितना होता है? 13 AMU होता है, 13 AMU होता है। एक आयन का मास 13 AMU होता है। तो एक ग्राम आयन का मास कितना हो जाएगा? एक मोल आयन का मास कितना हो जाएगा? तो एक मोल आयन का मास हो जाएगा जितना भी आपका आयन का मास है, एक आयन का मास है उसके साथ बस ग्राम लगा देना है। तो मास ऑफ वन, जब मास ऑफ वन आयन लिखा है तो एक आयन का मास कितना है? 30, तो 30 के साथ बस लगा दिया आपका ग्राम, निकल गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम आयनिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, हम तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा चीज है। ठीक है, तो यहाँ आज के लेक्चर को, इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं और आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।